इस वीडियो में हम जंप स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जंप स्टेटमेंट्स के नाम से ही पता लग रहा है जंप कराना। मतलब क्या होगा, एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे कि आपका फॉर लूप था या वाइल लूप था या फिर जो डू वाइल लूप था, इनमें क्या होता था, आपकी लूप की बॉडी कब तक चलती थी, जब तक आपकी जो कंडीशन थी वो ट्रू रहती थी, है ना। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी चलेगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी नहीं चलेगी, कुछ ऐसा होता था। लेकिन जंप स्टेटमेंट्स की मदद से हम क्या करेंगे कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी नहीं चलेगी, बॉडी आपकी नहीं चलेगी। और वैसे नॉर्मली क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी तो बॉडी चलती थी, लेकिन हम जंप स्टेटमेंट की मदद से कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी और आपकी बॉडी नहीं चलेगी। एक एग्जांपल पहले समझ लीजिए कि ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रेक, एक कंटिन्यू और एक रिटर्न। रिटर्न हम मेथड्स के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा ओवरव्यू फिर भी हम यहाँ पर इसको लेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करिए मैं एक यहाँ पर फॉर लूप बनाता हूँ और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करता हूँ इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। आई लेस देन और इक्वल टू 5 ये मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप और SOPLN क्या प्रिंट कराए, ठीक है। एक कंडीशन देते हैं, एक कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं कि अगर आई की वैल्यू, इफ आई की वैल्यू जो है इक्वल 2 होती है, जब अगर आई की वैल्यू 2 होती है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ SOPLN आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। अब एक बात समझिए, जैसे कि आपका इफ होता है, फॉर लूप होता है, तो हमको मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। लेकिन सपोज करिए आपको जो इस इफ स्टेटमेंट या फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन डालनी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट डालना है, एक स्टेटमेंट डालना है, तो आप इनको स्किप कर सकते हो। जैसे कि मुझको सिर्फ यहाँ पर इसके अंदर ये ब्रेक डालना था तो मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर दिया, ठीक है। और जो SOPLN आई है ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, है ना, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट इफ के अंदर जाने वाला है, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। तो ऐसे चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, आंसर होगा ट्रू, ठीक है। फिर नीचे आएगा, आई की वैल्यू 2 है, नहीं है, तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और SOPLN आई मतलब 1 प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेगा 2 इक्वल टू 2 है, आंसर होगा ट्रू। और फिर ब्रेक चलेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक करेगा क्या, ब्रेक सीधा आपको इस लूप से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ब्रेक क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकाल देगा। जहां पर भी अगर फॉर लूप में आपको ब्रेक एनकाउंटर हो गया, मतलब अगर ब्रेक स्टेटमेंट चल गया, तो वो क्या करता है, पूरे फॉर लूप या वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, उससे सीधा बाहर निकाल देगा आपके कंपाइलर को, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू भी रही हो। फिर यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा कि आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 3 करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट सीधा बाहर निकाल देता है फॉर लूप से। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, बिल्कुल टर्मिनेट कर देता है लूप को, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ ये लूप पर ही नहीं, आपने स्विच स्टेटमेंट भी पहले पढ़ा है, क्या स्विच स्टेटमेंट, और उसके अंदर जब आप केस करते थे, जैसे कि केस 1 और उसका बॉडी लिखते थे और फिर आखिर में आप ब्रेक लिखते थे, तो वो ब्रेक क्या करता था, ब्रेक आपको इस स्विच स्टेटमेंट से पूरा बाहर निकाल देता था, है ना, केस से नहीं, पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकालता था। तो ब्रेक के क्या फंक्शन हो गए, ये टर्मिनेट करता है लूप को और स्विच स्टेटमेंट्स को। तो अब दूसरा है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, इसको देखते हैं। तो एग्जांपल से ही शुरुआत करेंगे, डेफिनेशन फिर हम खुद बना लेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट आई इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर लिख देता हूँ इफ आई इक्वल टू, फिर यहाँ पर इस बार कंटिन्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यू इस इफ के अंदर है और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SOPLN और आई की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये इस इफ के अंदर नहीं है, तो ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 5, आंसर ट्रू, नीचे आएगा, ठीक है। अब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर और SOPLN आई 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर चेक करेगा 2 इक्वल टू, आपका आंसर होगा ट्रू, तो कंटिन्यू चल जाएगा। अब कंटिन्यू क्या करता है ये देखिए, कंटिन्यू जो है आपकी करंट इटरेशन। अब सबसे पहले समझिए इटरेशन क्या होती है, एक इटरेशन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, तो जैसे ही आपका कंपाइलर इस बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आया,
ठीक है, इसके अंदर आया तो उसको एक इटरेशन कहते हैं, मतलब ये पूरी एक इटरेशन होगी। फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तो दूसरी बार इस बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करेगा तो दूसरी इटरेशन होगी। तो अब हमारे पास दूसरी इटरेशन चल रही है ना, एक इटरेशन है। तो क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा हमको ये सीधा यहाँ पर पहुंचा देगा। मतलब क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे कितने भी स्टेटमेंट्स आपके लिखे हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे नहीं चलने वाले, वे सीधा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहुंचा देगा। तो मतलब क्या होगा, 2 इक्वल टू आपका ट्रू होगा, है ना। ट्रू होते ही कंटिन्यू क्या करेगा, ऊपर पहुंचाएगा, i प्लस प्लस मतलब 3 हो जाएगी वैल्यू। 3 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा, फिर 3 इक्वल टू चेक होगा, फॉल्स होगा, और फिर नीचे आएगा SOPLNI। इसके बाद 1 के बाद सीधा 3 प्रिंट होगा, क्योंकि कंटिन्यू ने क्या किया, ये स्टेटमेंट चलने ही नहीं दिया। क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जो उसके नीचे स्टेटमेंट्स होते हैं फॉर लूप के अंदर, किसके अंदर, फॉर लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर या डू वाइल लूप के अंदर, उनको नहीं चलने देगा, वो सीधा ऊपर पहुंचा देगा अपडेट के पास, ठीक है, और अगला इटरेशन चला देगा। तो मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये स्किप करा देता है करंट इटरेशन को। किसको, करंट इटरेशन, मतलब जो हमारी अभी अभी इटरेशन चल रही थी, इसने इसको स्किप करा दिया, जो इसके स्टेटमेंट्स थे नीचे उनको स्किप करा दिया। अब तीसरा है रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट का थोड़ा सा व्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक मेथड में यहाँ पर इसको बना लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड और ऐड, ठीक है, इंट a इंट b, ठीक है, ये मैंने ऐसे किया। तो और फिर यहाँ पर क्या किया, एक इंट c इक्वल टू a प्लस b, मैंने यहाँ पर ये किया और रिटर्न किया, ठीक है, रिटर्न c। या फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ रिटर्न लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक वॉइड मेथड है और वॉइड मेथड कभी रिटर्न नहीं करता कोई भी वैल्यू। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो वॉइड मेथड्स होते हैं उसमें हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न और फिर उसके आगे ये, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SOPLN और c की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। तो जैसे ये मेथड चलेगा ये ऐसे आएगा और c की वैल्यू a प्लस b प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे इसको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न क्या करता है, जो आपका करंट मेथड होता है उससे बाहर निकाल देता है। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि रिटर्न भी कैसे करता है, मेथड को टर्मिनेट कर देता है। और जैसे कि आपने यहाँ पर रिटर्न लिखा, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न सी लिखता तो ये क्या आता, यहाँ पर एरर आता, क्योंकि ये एक वॉइड मेथड है। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग, इंट, कैर, डबल मतलब कोई भी डेटा टाइप होता तो फिर आपको यहाँ पर कोई एरर नहीं आता अगर आप रिटर्न सी लिखते। लेकिन अगर आप वॉइड में ऐसे रिटर्न कोई भी वैल्यू कराते हैं तो एरर आता है। तो इसीलिए वॉइड मेथड्स में सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते। लेकिन सपोज करिए यहाँ पर इंट होता, ठीक है, स्टैटिक इंट, और मैं यहाँ पर लिख देता रिटर्न सी, ठीक है, तो फिर क्या होता, यहाँ पर ऐसे आता, रिटर्न करा देता सी की वैल्यू और यहीं से ही बाहर निकाल देता। मतलब चाहे रिटर्न करा रहा हो वैल्यू, चाहे ना करा रहा हो, मेथड को तो टर्मिनेट करेगा ही। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था, पूरे फॉर लूप से बाहर निकाल रहा था, पूरे डू वाइल लूप से बाहर निकाल रहा था, पूरे वाइल लूप से बाहर निकाल रहा था, और स्विच स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट कर रहा था। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा था, जो हमारी करंट इटरेशन चल रही थी उसको स्किप करा के अपडेट के पास ले जा रहा था। कहां पर ले जा रहा था, अपडेट के पास। और रिटर्न क्या करता है, पूरे मेथड को टर्मिनेट कर देता है। तो ये होते हैं हमारे जंप स्टेटमेंट्स, जो कि एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम से दूसरे पार्ट ऑफ प्रोग्राम में जंप करा देते हैं।